जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में बनेंगे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारतीय नौसेना की सर्विस में कमीशन हुई एक नई वॉरशिप। पाकिस्तान ने की अपनी चाइनीज़ वेपन्स की प्रशंसा। भारत और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज की हुई शुरुआत। और मेघालय पुलिस की ATS इस्तेमाल कर रही है भारत की स्वदेशी राइफल। तो जैसा कि अभी हाल ही में एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह की स्टेटमेंट से भारत द्वारा एडिशनल S-400 सिस्टम्स को खरीदने के संकेत भी मिले थे, और उससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें क्लेम किया गया था कि भारत 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की यूनिट्स को खरीद सकता है। और अब इससे ही संबंधित एक लेटेस्ट रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से देखने को मिली है, जिसके मुताबिक इस सप्ताह भारतीय रक्षा मंत्रालय के टॉप ऑफिशियल्स अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग या उसे डायरेक्टली रशिया से खरीदने को लेकर बातचीत की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि रशियन राष्ट्रपति की दिसंबर में भारत विजिट से पहले ही इस डील को मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। और जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि भारत और रशिया दोनों ही एडिशनल 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की कीमत को लेकर ऑलरेडी सहमत हो चुके हैं। अब इनकी खरीद किस तरह से होगी तो उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। या तो 5 में से 3 सिस्टम्स को डायरेक्टली रशिया से खरीदा जा सकता है और बाकी के 2 सिस्टम्स को भारत के प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रूट के माध्यम से भारत में ही बनाया जा सकता है। और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने वाली है, जिसमें सिस्टम्स की जो MRO फैसिलिटीज़ हैं वो भारत के प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन के साथ भारत में ही स्थापित होंगी। बाकी रही बात रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाली रिपोर्ट्स की, तो हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में उन रिपोर्ट्स को गलत बताया गया है, क्योंकि S-500 अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। इसके अलावा भारत Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट के लिए रशियन ओरिजिन की RVVBD यानी कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने के लिए भी विचार कर रहा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। और रही बात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो उसका रिपोर्ट कार्ड ऑलरेडी अभी हाल ही में एयरफोर्स चीफ ने पेश किया था कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 सिस्टम की वजह से ही पाकिस्तान को अपने एयर एसेट्स बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर मूव कराने पड़े थे। और S-400 की वजह से ही 10 मई को पाकिस्तान का एक भी एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न नहीं हुआ था। आज 6 अक्टूबर को नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना की सर्विस में भारत की दूसरी स्वदेशी तौर पर बनाई गई एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसका नाम है आंद्रोथ, तो उसे औपचारिक रूप से कमीशन कर दिया गया है। यह एक अति आधुनिक वॉरशिप है जिसे GRSC ने बनाया है और इसमें 80% से अधिक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। और ये वॉरशिप भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएगी। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आया है कि इस बार अपकमिंग एयरफोर्स डे पर जो यूनिट साइटेशन है तो वो S-400, रफाल, Su-30 MKI और लॉयटरिंग म्यूनिशन की यूनिट्स को दिया जाएगा। और इस दौरान टोटल 97 अवार्ड्स और 6 यूनिट साइटेशंस दिए जाएंगे। बाकी जैसा कि पिछले अपडेट में हमने आपको जानकारी दी थी कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 9 और 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया की 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे, और जबकि 12 वर्षों में भारत के किसी रक्षा मंत्री की ऑस्ट्रेलिया की पहली ऑफिशियल विजिट होने वाली है। और वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के अंडर ये पहले रक्षा मंत्री हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल विजिट पर रहेंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री की इस ऑस्ट्रेलिया विजिट के दौरान 3 महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स को साइन किया जाएगा, जो कि दोनों देशों के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी और जॉइंट एक्टिविटीज़ में कॉपरेशन को बढ़ावा देंगे। तो पाकिस्तान की मनोहर कहानियां अभी भी जारी हैं, और इसी बीच पाकिस्तान ने भारत के जेट्स को डाउन किए जाने वाले अपने दावों के साथ एक बार फिर से चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स की परफॉर्मेंस की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मई के महीने में भारत के साथ जो क्लैश हुआ था तो उस दौरान पाकिस्तान के चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स ने बहुत ही असाधारण तरीके से बेहतरीन परफॉर्म किया था। और ये बात ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कही है, जिसमें उनके कहना था कि हम हर तरह की टेक्नोलॉजी के लिए ओपन हैं, और बेशक हाल ही में चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये जनरल अहमद शरीफ चौधरी है ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग ISPR का करंट DG है। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग के DG ने भारत के जेट्स को डाउन करने का जो आंकड़ा है उसको अब 6 से बढ़ाकर 7 कर दिया है। मतलब पहले वो 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 5, 6 और अब 7 हो चुका है। और इस तरह की हरकतें करने के बाद पाकिस्तान मिलिट्री के जो प्रोपेगेंडा प्रमुख हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी फिगर्स और फैक्ट्स के साथ नहीं खेलता है। बाकी इनका जो एक क्लेम है कि मई वाले क्लैश में इनके चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स ने बेहद ही असाधारण तरीके से बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो अगर 12 एयरबेस, 13 एयरक्राफ्ट, मल्टीपल हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स, सैम सिस्टम्स,
और 100 से ज़्यादा सुअरों का होरिफिकेशन होना। तो अगर इन सब के बाद भी पाकिस्तान को यही लगता है कि उनके चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स ने असाधारण तरीके से परफॉर्म किया है, तो हम तो ये सोच रहे हैं कि इनका खराब प्रदर्शन कैसा होगा अगर ये सबसे अच्छा प्रदर्शन था तो। बाकी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग के प्रमुख का जो ये कहना है कि पाकिस्तान कभी भी फिगर्स और फैक्ट्स के साथ नहीं खेलता है, तो वो सच ही कह रहे हैं। क्योंकि रही बात फैक्ट्स की, तो वो पाकिस्तान में उतनी ही तेज़ी से गायब होते हैं जितनी तेज़ी से IMF से मिला हुआ लोन। और रही बात फिगर्स की, तो वो तो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स के छाते पे जो आपको अनगिनत मेडल्स देखने को मिलेंगे, तो उनको देखकर ही कोई भी बता सकता है कि पाकिस्तान फिगर्स को अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताता है। तो हाँ, जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान कभी भी फिगर्स और फैक्ट्स के साथ नहीं खेलता है, बल्कि एक्चुअल में वो उन दोनों चीज़ों को फिक्शन के साथ पूरी तरह से रिप्लेस ही कर देता है। बाकी युद्ध ये कभी जीते नहीं और इलेक्शन कभी ये हारे नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री दुनिया में एकमात्र ऐसी मिलिट्री है जहाँ पे हर एक डिफीट के साथ छाती पर एक मेडल और एक प्रमोशन मिल जाता है। आज 6 अक्टूबर को राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और रशिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंद्रा 2025 की ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। और ये जो भारत और रशिया की जॉइंट ड्रिल है, ये 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जिसमें दोनों देशों की मिलिट्रीज अपनी काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स को रिफाइन करेंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पिछले महीने 29 सितंबर को मेघालय गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड एंटी टेरर स्क्वाड यानी कि ATS को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था, जो कि मेघालय पुलिस में एक सेपरेट सेल होगा और ये आतंकी खतरों में रिस्पॉन्ड करते हुए स्टेट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित करेगा। और इस ATS टीम को बॉम्ब थ्रेट्स और सस्पिशियस पैकेजेस को कैसे डील करना है, तो उसके लिए भी उन्हें स्पेशली ट्रेन किया गया है। और मेघालय ATS की 2 विंग होंगी, जिसमें से एक विंग फोकस करेगी जंगल वॉरफेयर पर और दूसरी विंग फोकस करेगी अर्बन ऑपरेशंस में। और इस विंग को एडवांस वेपन्स, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग रिसोर्सेज से इक्विप्ड किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेघालय पुलिस की ATS की जो तस्वीरें सामने आई हैं, खास करके एडवांस वेपन से इक्विप्ड इनके ट्रूप्स की, तो इन तस्वीरों के माध्यम से जानकारी भी सामने आई है कि मेघालय पुलिस ATS को भारत के SSS डिफेंस द्वारा बनाई गई P-72 राइफल से भी इक्विप किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर में यूसेनिस फाउंडेशन और सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी द्वारा एक डिस्कशन होस्ट किया गया था, जिसकी थीम थी व्हेन ड्रैगन मीट्स एलिफेंट सिविलाइजेशनल पावर स्ट्रगल ऑफ द सेंचुरी। और इसी डिस्कशन के दौरान इस बात को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान और चीन के बीच जिस तरह का कोलैबोरेशन है, तो वो भारत के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरीके से सुरक्षा खतरे पैदा करता है। और इस दौरान चीन पाकिस्तान एक्सेस के अलावा US चाइना राइवलरी, चाइनीज़ एस्पियोनाज, भारत चीन रिलेशंस, तो इसको भी मुख्य रूप से डिस्कस किया गया था। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश में हमने अपने 7 वीरों को खोया था, जिनके नाम हैं विंग कमांडर V उपाध्याय, स्क्वाड्रन लीडर S तिवारी, मास्टर वारंट ऑफिसर AK सिंह, सार्जेंट G कुमार, सार्जेंट S कुमार, सिपाही E बालाजी और सिपाही HN डेका। आज के दिन 1965 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन DS जसवाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम क्या था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।